आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। आज हम वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक है वर्णमाला। ठीक है, जैसे हमारे पास वर्ण है त, अ, क, ट। ठीक है तो ये भी हमारे पास वर्णों का एक समूह। क्या हम इसे वर्णमाला कह सकते हैं? नहीं, दो से अधिक चीजों को हम समूह कहते हैं, लेकिन इन वर्णों के समूह को हम वर्णमाला नहीं कह सकते, क्योंकि वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित समूह, व्यवस्थित अर्थात सही क्रम में लिखा हुआ। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को या व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, व्यवस्थित होता है क्रमबद्ध रूप से या सही तरीके से लिखे हुए। ठीक है, तो वर्णमाला होती है वर्णों का व्यवस्थित समूह, ना कि वर्णों का समूह। ठीक है, वर्णों का समूह जहाँ भी दो से अधिक चीजें होंगी वो आपका एक समूह होता है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कह सकते, हम वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है 52 वर्ण। ठीक है, कुल वर्ण कितने हैं? 52 है। ठीक है, जिसमें 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं, 2 अयोगवा वर्ण आते हैं और 2 वर्ण आते हैं आपके उत्क्षिप्त। ठीक है, जो आपके 52 वर्ण हैं उनका वर्गीकरण इस तरह से है: 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवा वर्ण और 2 उत्क्षिप्त वर्ण। 11 33 हो गए 44, 44 और 4 48, तो 50 और 2 52। कुल वर्ण हो गए हमारे पास 52। आइए अब इन जानते हैं कि कौन कौन से 11 स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, कौन से संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, अ से लेकर औ तक ही आपके 11 स्वर। ठीक है, इन्हें रखते हैं उच्चारण के आधार पर कहें तो ये 11 हमारे स्वर हैं। यदि लेखन के आधार पर कहें तो अंग और आ को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो स्वरों की कुल स्वरों की संख्या या मानक स्वरों की संख्या है 11, जिसमें आ जाता है कि अ से लेकर औ तक 11 स्वर। और लेखन के आधार पर कहें तो अंग और आ 2 वर्ण और आ जाते हैं, और इस तरह हो जाती है स्वरों की संख्या 13। ठीक है, वैसे जो आपके अंग आ है इन्हें कहा जाता है अयोगवा वर्ण। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवा वर्ण। अंग को कहते हैं अनुस्वार वर्ण और आ को कहा जाता है विसर्ग वर्ण। ठीक है, तो अयोगवा वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अनुस्वार वर्ण और विसर्ग वर्ण। अयोगवा वर्ण वे वर्ण होते हैं। ठीक है, अ का अर्थ होता है नहीं, योग मेल या जोड़, और बह का अर्थ होता है बहन करना या ढोना। ठीक है, वह का अर्थ होता है बहन करना या ढोना। इस प्रकार अयोगवा की परिभाषा हुई कि ऐसे वर्ण जिनका किसी के साथ कोई मेल नहीं है, ना तो स्वरों के साथ और ना ही व्यंजन से कोई मेल है, बल्कि ये दोनों के द्वारा क्या किए जाते हैं? ढोए जाते हैं या बहन किए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है अयोगवा वर्ण। और स्वर वर्ण होते हैं स्वतंत्र वर्ण। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में कई बार आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन से वर्ण स्वतंत्र वर्ण होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र वर्ण होते हैं स्वर। इन्हें स्वतंत्र वर्ण क्यों कहा जाता है? इन्हें इसलिए कहा जाता है स्वतंत्र वर्ण क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये बिना अन्य किसी ध्वनि के सहायता से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्वतंत्र वर्ण कहा जाता है। ठीक है, 11 स्वर, 2 अयोगवा वर्ण हो गए। आगे हैं आपके व्यंजन। क से लेकर ह तक 33 व्यंजन। अब इन व्यंजनों को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। क से म तक जो 25 वर्ण है इन्हें कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क से लेकर म तक जो 5 वर्ग हैं, ठीक है, जो क ख ग घ ण, इसे कहा जाता है कवर्ग। च छ ज झ य, च वर्ग मतलब एक ही वर्ग के, ट वर्ग,
त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, जो 5 वर्ग हैं, 25 वर्ण हैं, इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मीनिंग होता है छूना, ठीक है, अर्थात टच करना या छूना। ठीक है, क्योंकि जो 5 वर्ग है आपके, ये हमारे किसी न किसी वागेंद्री को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वागेंद्रियां होती हैं जो हमारे बोलने में सहायक होती हैं, जैसे दंत, तालु, कंठ, मूर्धा, औष्ठ इत्यादि। ठीक है, जो 5 वर्ग हैं ये हमारी किसी न किसी वागेंद्री को स्पर्श करते उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके पास है एक वर्ग क ख ग घ ण। ठीक है, तो ये जब इनके उच्चारण करते हैं इसमें कंठ का प्रयोग होता है या फिर कंठ को ये स्पर्श करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कंठीय वर्ण कहा जाता है। च छ ज झ य, इनका उच्चारण करते हैं इसमें जीभ हमारे तालु को स्पर्श करती है। ठीक है, मतलब कि अर्थात ये तालु को स्पर्श करते उच्चारित होते हैं। ट ठ ड ढ ण, मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धा का इनमें प्रयोग होता है। त थ द ध न, ये हमारे इनका उच्चारण करते हैं इसमें जीवा हमारे दंत को स्पर्श करती है। प फ ब भ म, ठीक है, ये औष्ठ की सहायता से उच्चारित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये कदन, तालु, कंठ, मूर्धा, औष्ठ, मतलब इनमें से किसी न किसी को ये स्पर्श करते उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, य र ल ब, ठीक है, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतः अर्थात अंदर से, जब भी हम इनका उच्चारण करते हैं तो अंदर से ध्वनि आती है। ठीक है, या फिर बुक की लैंग्वेज में कहें तो इस आते हैं कि इनका उच्चारण करते इसमें नाभि पर बल पड़ता है या जोर पड़ता है। ठीक है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। स श श ह, इन्हें कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म अर्थात गर्म। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुंह में या मुख में संघर्ष होता है। ठीक है, जिसके कारण गर्म हवा बाहर निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। श त ज्ञ त श, इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। क्ष त ज्ञ श। संयुक्त का अर्थ होता है मेल से या इकट्ठे। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है कि जैसे श है तो ये किस किस के मेल से बना है। स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, श र और अ के मेल से ये आपका बना है। ज्ञ, हिंदी में वैसे इसे ज्ञ पढ़ा जाता है, ज हलंत प्लस य। त हलंत प्लस र, क्ष क हलंत प्लस श। संयुक्त व्यंजनों का ये वर्ण विच्छेद ही पूछा जाता है कि किन किन वर्णों के मेल से ये वर्ण आपका बना है। और हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। ठीक है, इसके अलावा 2 वर्ण आपके ड ढ, इन्हें कहा जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन इन्हें कहा जाता है। द्विगुण अर्थात इनके 2 गुण होते हैं। ठीक है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ पहले हमारे तालु को स्पर्श करती है और फिर झटके से लुढ़कर नीचे वाले दंत मूल को स्पर्श करती है। ठीक है, इन्हें कहा जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ऑप्शन में आपके पास 4 वर्ण दिए होंगे। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास इस तरह से 4 वर्ण दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का एक उदाहरण है। ठीक है, अब हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े कि क से लेकर म तक जो 25 वर्ण है वो आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में। अ आपका स्वर है श, ऊष्म व्यंजन है। क्ष संयुक्त व्यंजन है, तो कौन सा रह गया क। क हमारा क्या है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछना होगा तो इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा अंतस्थ है या फिर कौन सा स्वर वर्ण है, कौन सा अयोगवा वर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन आपका इसी तरह से बनता है। या तो हाँ में प्रश्न पूछा जाएगा या पूछा जाएगा कि नहीं है। नहीं है क्या अर्थ में पूछा जाएगा, जैसे मान लो के पास दे दिए स और व। अब यहाँ इसमें से आपका बनता है कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है या ऊष्म व्यंजन की ध्वनि नहीं, ऊष्म ध्वनि नहीं है।
ठीक है। व्यंजन की जगह ध्वनि, वर्णों की जगह कई बार का ध्वनि शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आपके पास 4 वर्ण है, स, श और व। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन का उदाहरण नहीं है या फिर ऊष्म ध्वनि नहीं है। अब आपको पता है कि ऊष्म व्यंजन होते हैं स, श, श, ह, तो 3 श तो ये ऊष्म है, लेकिन व के आपका अंतस्थ व्यंजन है, तो यही आपका आंसर होगा। आपको इतना चार्ट याद है तो आधे से ज्यादा टॉपिक तो आपका यहीं पे क्लियर हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में कहीं भी हमसे परिभाषा नहीं पूछी हुई होती है। ठीक है, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन, हमारे पास वर्ण दिए होते हैं और हमसे पूछा जाता है कि निम्न में से ये कौन सी ध्वनि है। ठीक है, यदि आप ये चार्ट याद कर लेते हैं तो आधा टॉपिक तो आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है, बड़े कम चांस होते हैं कि आपको परिभाषा में से क्वेश्चन बनता है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।